हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, साउंड। ये साउंड चैप्टर क्लास नाइन्थ के सिलेबस पर बेस्ड है। और इस वीडियो में हम पूरा का पूरा सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के सारे कंटेंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साउंड चैप्टर में हम क्या क्या कंटेंट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आपने ये एक वीडियो देख लिया तो आपका साउंड का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो साउंड होती है, साउंड एक टाइप का वेव है। तो सबसे पहले ये वेव क्या होता है, हम वेव का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि ये वेव होता क्या है। वेव का कॉन्सेप्ट देखने के लिए हम कंटेंट में सबसे पहले हम आपको जो कवर कराने वाले हैं वो है वेव। ये वेव क्या होता है। जब हम वेव पढ़ेंगे तो हम वेव के देखेंगे टाइप्स, कितने टाइप के वेव होते हैं। जैसे कि वेव के टाइप्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो व्हाट इज वेव एंड टाइप्स ऑफ वेव। सो हमारा जो फर्स्ट कंटेंट है वो है वेव एंड वेव एंड टाइप्स ऑफ वेव। हम वेव का कॉन्सेप्ट समझने के बाद चलेंगे साउंड पर और हम देखेंगे कि जो साउंड होता है वो एक तरह का मैकेनिकल वेव होता है। साथ ही साथ उसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल टाइप का भी होता है, मतलब साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होता है। दोनों के बारे में हम देखेंगे वेव्स में ही, है ना। इसके बाद अगर हमने वेव पढ़ा, हालांकि ये टॉपिक हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ वेव में पढ़ लेंगे। मैंने अलग से इसको मेंशन इसलिए किया कि आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउंड मैकेनिकल वेव है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, सो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ये जो वेव है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। जब तक हम कंटेंट पूरा एक फ्रेम में नहीं देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इसके बाद जो हम देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव देख लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं वेव की बात करता हूँ। एंड वी नो दैट कि जो वेव्स होती है, साउंड भी एक तरह का वेव है और लाइट भी एक तरह का वेव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मतलब है वेव बोलने का, यहाँ मैं वेव में जो भी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ूंगा वो साउंड के लिए भी एप्लीकेबल होगा, साथ ही साथ वो लाइट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये चैप्टर हमारा लाइट नहीं है, ये चैप्टर हमारा है साउंड। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव पढ़ने के बाद हम कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो कि सिर्फ साउंड के लिए होगा। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें कि हम लाउडनेस देखेंगे, पिच देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे और भी काफ़ी टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो इसके बाद जो हम कंटेंट कवर करेंगे वो है जो साउंड होती है ना, साउंड एक टाइप का वाइब्रेशन होता है। ठीक है, साउंड एक टाइप का वाइब्रेशन होता है, उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन हम हर फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन पाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी साउंड जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि इंफ्रासोनिक साउंड, हम सबके बारे में देखेंगे ये क्या होता है। इंफ्रासोनिक साउंड, सोनिक साउंड एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसे कि अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, है ना। अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड पढ़ने के बाद इसमें जो अल्ट्रासोनिक साउंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। तो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वही है जो आपने कभी प्रीवियस क्लासेस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, हम ये पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन का भी ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है साउंड में, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, जो कंटेंट है रिवर्बरेशन। तो मैं आपको रिवर्बरेशन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाऊंगा कि ये रिवर्बरेशन होता क्या है। रिवर्बरेशन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये पढ़ने के बाद जो साउंड चैप्टर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो हम एप्लीकेशन ऑफ ये जो हम एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड की बात कर रहे थे, ये एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड जो हम पढ़ रहे थे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसी के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम अब पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ डिवाइस होते हैं लाइक सोनार, जिसमें कि हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हैं। तो सोनार डिवाइस के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। हालांकि सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक ही वीडियो हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं। सो थोड़ा सा हम पैसेंस रख के और इसको समझने की आप कोशिश करो। आई श्योर कि वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा क्लास 9th का साउंड चैप्टर कंप्लीट होगा, ट्रस्ट मी। ओके, इसके बाद सोनार पढ़ने के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट हमारे ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन ईयर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चैप्टर है साउंड, और हम कोई भी साउंड सुनते हैं किस चीज़ के द्वारा, अपने आ- कान के द्वारा, है ना। सो हम ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या काम है, हम सब के बारे में पढ़ेंगे। सो ये रहा अपना कंटेंट। मैं एक बार फिर से आपको स्लाइड रिपीट करके दिखा देता हूँ। दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड, दिस इज आवर सेकेंड स्लाइड एंड दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। ओके, सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके हर स्लाइड के बारे में, एक एक कंटेंट के बारे में हम डिटेल्स में अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा कंटेंट था वो था वेट वेट या सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वेव। ये वेव क्या होता है? तो देखिए, आपने देखा होगा साउंड भी एक तरह का वेव है, लाइट भी एक तरह का वेव है। ये वेव होता क्या है? वेव एक टाइप की एनर्जी होती है। वेव एक टाइप की एनर्जी होती है जो किसी भी मीडियम से जब पास करता है तो मीडियम को डिस्टर्ब करता है। ये मीडियम को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है। सो वेव इज सिंपली अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। ओके, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑल्सो। ये बहुत सारे एनर्जी भी कंटेन करके रखता है। ओके, जैसे अगर मैं साउंड की भी बात करूँ तो साउंड भी एक तरह की एनर्जी है। अगर मैं लाइट की बात करूँ तो लाइट भी एक तरह की एनर्जी है। लाइट की बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, आज हम सिर्फ बात करेंगे साउंड की। ओके, सो साउंड इज ऑल्सो अ वेव। एंड व्हाट इज वेव? वेव इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन, वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। ओके, सो वेव इज अ इट इज अ डिस्टर्बेंस, मैं इसको शॉर्ट में कह सकता हूं। एंड इट इज अ डिस्टर्बेंस, ये एनर्जी है और ये क्या है? एक तरह का डिस्टर्बेंस भी है। अब अगर वेव की हम क्लासिफिकेशन देखें, टाइप्स या फिर क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं, तो जो वेव होता है वो अकॉर्डिंग टू अ मीडियम पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू मीडियम, वेव आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ओके, फर्स्ट होता है मैकेनिकल वेव। फर्स्ट होता है मैकेनिकल वेव। अभी आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। अभी ये सिर्फ वन शॉट वीडियो है जिसमें कि मैं आपको सारी चीजें ऑलरेडी शॉर्ट में समझा रहा हूं। अगर आपको इस पूरे वीडियो की डिटेल्स नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं सबका पीडीएफ नोट्स आपको दे दूंगा। ओके, अभी सिर्फ आप कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ एक बार स्टोरी सुनते जाना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव होता है एक ऐसा वेव जिसे कि प्रोपगेट करने के लिए, जिसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओह सॉरी, यहाँ पे एक चीज मेरे से मिस्टेक हो गया।
मैंने उल्टा बता दिया। मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव होता है जिसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इनके बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वेव को ए से बी तक जाना है, तो उससे जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल साउंड। हम सब जानते हैं कि साउंड को प्रोपगेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग मून पे जाएंगे या अगर हम लोग मून पे चलते हैं तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। अगर हम स्पेस में जाएंगे तो हम वहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि स्पेस हो गया या फिर मून हो गया, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। मीडियम का मतलब वहाँ एयर नहीं है, तो एयर में पार्टिकल्स नहीं है, यानी कि वहाँ कोई मीडियम नहीं है, यानी कि हम लोग वहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे। साउंड को प्रोपगेट करने के लिए हमेशा मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम इज अ कंपल्सरी थिंग्स to propagate sound. So sound is a mechanical wave। और मैकेनिकल वेव क्या होता है? मैकेनिकल वेव एक ऐसा वेव होता है जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, जो इसका दूसरा टाइप है वो है, जो इसका दूसरा टाइप है, मैं अगर इसकी बात करूं, वेट, वेट, ओके। जो सेकंड टाइप ऑफ वेव है, जैसा कि मैंने देखा कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ वेव था वो था मैकेनिकल वेव। दूसरे टाइप का जो वेव है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिंपली आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब मीडियम है तब तो वो प्रोपेगेट करेगा, बट अगर मीडियम नहीं है तब भी वो प्रोपेगेट कर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं लाइट। हम सब जानते हैं कि लाइट जो है वो सन से हमारे अर्थ की तरफ आता है, और सन से अर्थ के बीच में आने के लिए जरूरी नहीं कि यहाँ पे सन है और यहाँ पर अर्थ है तो इसके बीच में कोई मीडियम हो। एक बहुत बड़ा सा एरिया है जहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पे क्या है? वैक्यूम। मतलब वैक्यूम से भी लाइट जो है वो पास करते हुए अपने अर्थ पे आता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, इस प्रोसेस को कहते हैं रेडिएशन। ओके, रेडिएशन कैसे आता है? सन से अर्थ की तरफ आता है और उसके आने में किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा वेव होता है जिसे कि प्रोपगेट करने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइट, इट कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम ऑल्सो, ये वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकता है। तो ये जो चैप्टर है वो हमारा लाइट के बारे में है नहीं, सो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या कॉन्सेप्ट है। फिलहाल जो हमारा ये चैप्टर है वो है साउंड, और साउंड इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। साउंड इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। सो sorry, sound is a type of mechanical wave, so we can say that easily कि हम इस चैप्टर में सिर्फ मैकेनिकल वेव के बारे में बात करेंगे। इज इट क्लियर? आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हाँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इस वीडियो को देखते जाइए। लास्ट में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसका पीडीएफ नोट्स दे दूंगा। ओके, तो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ वेव। अच्छा, वेव को हम एक और तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वेव को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। कैसे? वो देखिए, वेव के और भी दो टाइप्स होते हैं। वेव के दो और भी टाइप्स होते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और एक होता है ट्रांसवर्स वेव। मैं दोनों को एक साथ समझा देता हूं आपको। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है
कि जब वेव किसी मीडियम से पास करता है तो मीडियम के पार्टिकल्स में ना वाइब्रेशन होता है। मीडियम के पार्टिकल में वाइब्रेशन होता है। तो वो वाइब्रेशन दो तरह का हो सकता है। वो वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वेव को जाना हो, उस डायरेक्शन के वाइब्रेशन परपेंडिकुलर में भी हो सकता है और जिस डायरेक्शन में वेव को जाना है उसके सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है वाइब्रेशन। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूं। वेट, मैं इसके एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल यहां से कोई एक वेव जा रहा है, उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। मैं दोनों के लिए एग्जांपल देकर समझाता हूं। अगर वेव को इस ए पॉइंट से बी तक जाना है, यहां भी ए पॉइंट से बी तक जाना है, तो इसके बीच में बहुत सारे मीडियम के पार्टिकल्स होंगे। इसके बीच में बहुत सारे मीडियम के पार्टिकल्स होंगे। तो जब वेव पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, जब वेव पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, तो इस मीडियम का ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है ना, इस पार्टिकल में वाइब्रेशन होगा। अब ये वाइब्रेशन होते हैं दो तरह से। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है जिसमें कि जो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स होता है, अगर इस डायरेक्शन में वेव को जाना है तो वो इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। कैसे? ऐसे, ऐसे। समझिएगा कैसे वाइब्रेट होता है? ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ रहा है? मतलब जिस डायरेक्शन में वेव को जाना हो उसी डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करते हैं। अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं, तो ये जो आपको मीडियम दिख रहा है, अगर वेव को ए से बी तक जाना है, इसका मतलब कि वेव को इस डायरेक्शन में जाना है, तो जिस डायरेक्शन में जाना है वो वेव उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा। मतलब अगर जाना है तो ऐसे 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 करते हुए जाएगा, ऐसे। मतलब जिस डायरेक्शन में जाना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव का कॉन्सेप्ट। लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है जो कि जिस भी डायरेक्शन में वेव को जाना है उसके उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है। और ट्रांसवर्स वेव होता है कि जिस डायरेक्शन में वेव को जाना होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है। तो हम इसमें एक शॉर्ट नोट में बस एक चीज लिख लेंगे, ये होता है सेम डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता है और ये वाइब्रेशन होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? जो साउंड होता है ना, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ये साउंड। और जो लाइट होता है, लाइट का नेचर एक तरह से होता है ट्रांसवर्स के जैसा। मतलब जो लाइट होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। तो इस चैप्टर में हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमारा चैप्टर है साउंड, तो हम लाइट के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन डिटेल्स। ओके, तो आई थिंक यहां तक आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, है ना, ये लेक्चर। तो अगली स्लाइड में हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में डिटेल्स में। वेट, ओके, सो नाउ longitudinal wave, longitudinal wave, लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए, सपोज यहां पर हम सब जानते हैं कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सपोज दिस इज अ सोर्स और इस सोर्स से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। आप समझेंगे, यहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और यहां पर कोई कान है, इस कान में साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन ईयर है, इसका ये पार्ट कहलाता है पिन्ना, है ना, और ये साउंड है, यहाँ तक जा रहा है। अच्छा, अगर ये साउंड इस कान तक जाएगा तो उसको जाने के लिए ऑब्वियसली इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बीच में मीडियम नहीं हो तो ऑब्वियसली साउंड सुनाई नहीं देगा। जैसा कि मैंने बताया कि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव और साउंड को एक जगह से, किसी सोर्स से किसी जगह पे जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो मीडियम के पार्टिकल्स है ना, जब साउंड यहाँ से यहाँ जाएगा, जब साउंड यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसके पार्टिकल्स में ना वाइब्रेशन होता है। और वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में होगा? मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसी डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, मतलब इसी डायरेक्शन में क्या करेगा? वाइब्रेशन करेगा।
अच्छा, ये वाइब्रेशन तो करता है, लेकिन ये पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, ये सिर्फ़ हिलता है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक पार्टिकल है, वो आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है? लेकिन वो कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। सपोज़ ये वाला पार्टिकल है, वो कभी आगे वाइब्रेट करेगा, पीछे, इस तरह से वाइब्रेट करेगा, लेकिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। जहाँ पर है, वो वहीं पे रहेगा। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ रहा होगा ये वाइब्रेशन किस तरीके से करता है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ क्रेस्ट का और ट्रफ का। ओके, वेट। यहाँ पर आपको एक मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। ट्रांसवर्स वेव में कॉन्सेप्ट होता है क्रेस्ट और ट्रफ का, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कॉन्सेप्ट होता है कंप्रेशन का और रेयरफैक्शन का। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन एंड कंप्रेशन एंड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो देखेंगे कि ये होता क्या है। तो देखो, जैसे यहाँ से अगर कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये मैं मीडियम के पार्टिकल्स बना दिया हूँ। सपोज ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं और इस ये कान तक ये आवाज़ को पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है। दिस इज अ सोर्स और ये है डेस्टिनेशन जहाँ तक साउंड को पहुँचना है। तो क्या होता है कि जब साउंड यहाँ से प्रोपगेट करता है और साउंड इस मीडियम को पास करता है, जब इस पास करके जाता है ना, तो इस मीडियम के पार्टिकल्स में क्या होता है कि कहीं पर ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं ना, वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज आ गए और किसी किसी पोजीशन पर ये पार्टिकल काफ़ी दूर दूर हो रहे हैं। ये सब मीडियम के पार्टिकल्स हैं। आपको फिर देखिए, फिर एक स्पेसिफिक जगह पर ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी क्लोज आ गए और कहीं कहीं पर ये पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूर चले गए। ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये जो प्लेस है, यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज हैं, यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज हैं और यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज हैं। और वही कंपैरिजन देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच की गैप काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर है। तो जब लॉन्गिट्यूडनल वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपेगेट करता है, तो कहीं पर मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। इसे कहते हैं कंप्रेशन, इसे कहते हैं हम कंप्रेशन। और जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं, मतलब मीडियम के पार्टिकल की डेंसिटी काफ़ी कम होती है, उसे कहते हैं रेयरफैक्शन। इसी तरह यहाँ पर फिर क्या बना, कंप्रेशन, यहाँ पे बना रेयरफैक्शन, यहाँ पे कंप्रेशन। तो जब भी कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्रिएट करते रहते हैं। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। क्या होगा कंप्रेशन? कंप्रेशन होता है जहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और रेयरफैक्शन जो जगह होती है वहां पर क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल की डेंसिटी काफ़ी कम होती है। सो आई होप कि आप कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब साउंड जाता है तो क्या कंप्रेशन बनता है या रेयरफैक्शन? तो याद रखिएगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन दोनों साथ में बनते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई वेव जा रहा है उसमें सिर्फ कंप्रेशन बने या सिर्फ रेयरफैक्शन बने। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हमेशा एक साथ होते हैं। क्लियर है? सो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव में हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अच्छा, ये मैं पढ़ा रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, मतलब दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर साउंड बट ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर लाइट ऑल्सो। ठीक है। ओके। सो ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये साउंड के लिए भी है और लाइट के लिए भी है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड। क्या होता है हम सबके बारे में बताएंगे आपको। एक होता है एम्पलीट्यूड। सेकंड हम पढ़ेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ। थर्ड हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड। टाइम
पीरियड, फोर्थ हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, फोर्थ हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, और फिफ्थ हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव। हम एक एक करके सारे डिफिनेशन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड का। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज एम्पलीट्यूड। फर्स्ट, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, देखिए जो वेव होता है ना, वेव का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम वेव को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वेव का, तो वेव में वेव इसी तरीके से प्रोपगेट करते हैं। ठीक है, इस वेव, ये जो वेव है वो एक तरह का ट्रांसवर्स वेव है। ये जो वेव है वो है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव से हमें एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, ये सब समझने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, तो ये जो वेव है हमारे पास, ये दिख रहा होगा आपको, ये वेव इसी तरीके से प्रोपगेट करते रहता है। अगर आप ऐसे भी देखोगे तो इस तरीके से ये ट्रांसवर्स वेव होता है। इस वेव का ये जो टॉप पार्ट है ये कहलाता है क्रेस्ट, और ये पार्ट कहलाता है ट्रफ। ये पार्ट कहलाता है क्रेस्ट और ये कहलाता है ट्रफ। यहाँ देखिए, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। ओके, जिस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है, उसी तरीके से ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ होता है। ओके, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि ये एम्पलीट्यूड क्या होता है। वेट, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं और इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि ये एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखिए, एम्पलीट्यूड, ये जो वेव है, वेट, ये जो वेव है, ये जो वेव वाइब्रेट करता है, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव, और ये क्या करता है, परपेंडिकुलरली इस तरह से वाइब्रेट करता है। ये भी देखिए पर किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, ये परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहा है। तो इसका जो वाइब्रेशन है उसका एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो, ये जो पार्टिकल है वो यहाँ से ये भी वाइब्रेट कर रहा है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वाइब्रेशन है वो क्या है, मैक्सिमम। यानी यहाँ पर ये जो पार्टिकल है वो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट, देखो यहाँ पे वाइब्रेशन कम कर रहा है, यहाँ पे वाइब्रेशन कम है, यहाँ कम है, यहाँ वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पे वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, इट मीन्स एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल व्हाइल वाइब्रेटिंग। ओके, जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है, जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। अगर आपके सामने एक ऐसा वेव बना हुआ है तो ये इसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड। वो एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को हम ए, तो ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या हो गया, ए। ये क्या हुआ, ये भी हुआ ए। अच्छा, एम्पलीट्यूड इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो आपका एम्पलीट्यूड इसके साथ होता है कंप्लीट। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं इसमें कि सेकंड क्या था हमारा, सेकंड हम ले लेते हैं और टाइम पीरियड ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होता। सेकंड है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, तो देखिए ये हमारा वेव है, और हम सब जानते हैं कि जो वेव है ना, तो वेव इस तरीके से अगर प्रोपेगेट कर रहा है, तो जब वेव एक बार एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, नीचे जाता है वो निगेटिव डायरेक्शन होता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वो जब हाफ, ये इसे कहते हैं हाफ साइकिल, जब वो पॉजिटिव फेज में जब वो रहता है तो वो इसका होता है हाफ साइकिल, और जब वो निगेटिव फेज में जाता है, ये जो पूरा सिचुएशन आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं एक वन वेव, इसे कहते हैं वन वेव। इसे हम कह सकते हैं वन वेव, या फिर वन साइकिल, या फिर वन ऑसिलेशन, कुछ भी कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। ओके, तो जैसे ये अगर ऊपर में ये आपको वेव दिख रहा है, तो इस वेव में टोटल
ये एक वेव दिख रहा है ना आपको, इसमें है 1, 2, 3, इसमें 3 साइकिल है। इसमें कितने हैं टोटल? 3 साइकिल। ओके, या फिर 3 ऑसिलेशन भी हम कह सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है? जब किसी वेव के एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। इसे टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? किसी भी वेव के एक साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाले टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। ओके, सो अगर टाइम पीरियड आपको ये दिख रहा है कि किसी वेव को इतना जाने में जो टाइम लगेगा उसे कहेंगे टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड भी एक तरह का टाइम है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? इसकी अगर एसआई यूनिट आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं सेकेंड। Second is a SI unit of time period. Okay. Now next characteristics. Our next characteristics is third. ये था frequency. थर्ड है अपना frequency. थर्ड है अपना frequency. frequency क्या होता है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि एक वेव को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसे कहते हैं टाइम पीरियड। लेकिन अगर एक सेकंड में कोई वेव जितना साइकिल कंप्लीट करे उसे कहते हैं हम उसकी फ्रीक्वेंसी। मतलब सपोज ये जो आपको दिख रहा है ये एक वेव है, सपोज दिस इज अ वेव, और हम सब जान मान लेते हैं कि ये वेव एक सेकंड में इतना दूर तक चलता है, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये वेव चलता है। तो यहां तक हम देखेंगे कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 1, 2 एंड 3, यानी कि ये एक सेकंड में 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है, यस और नो? तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में कोई भी वेव जितना साइकिल कंप्लीट करता है, जैसे एक सेकेंड में इसने 3 साइकिल कंप्लीट किया, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है, फ्रीक्वेंसी का हम ऐसा यूनिट कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज, एच स्मॉल एच लेंगे है ना, और इसकी सिंबल होती है एच जेड। सिंबल होती है एच जेड। जैसे कि अगर ये फिगर की अगर मैं बात करूं तो इस फिगर में एक सेकंड में सपोज 3 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये जो फिगर है इस फिगर की फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्ज। 3 हर्ट्ज। इज इट क्लियर? इसी तरह से अगर कोई वेव एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है, 50 साइकिल, so we can say that easily कि frequency of that wave is 50 hertz. Is it clear? आई थिंक आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बता देना चाहता हूँ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, इनमें एक रिलेशन होता है। तो आप यहाँ पे एक सब हेडिंग दे सकते हैं, रिलेशन बिटवीन। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इस पर न्यूमेरिकल कई बार पूछ दिया जाता है। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, लास्ट स्लाइड में एक चीज़ आपका रह गया था बताना, मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूँ। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है, एक सिंबल होता है जिसे बोलते हैं न्यू। ये वी जैसा ही हल्का टिल्ट वी है, ये ग्रीक लेटर है, इस तरह से डिनोट करते हैं, इसे पढ़ते हैं न्यू। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय सिंबल न्यू। हालांकि कुछ बुक में इसे एन से डिनोट भी किया जाता है, ठीक है, सॉरी, कुछ बुक में इसे एन से भी डिनोट किया जाता है, और कुछ बुक में इसे एफ से भी डिनोट किया जाता है। एज योर ओन चॉइस कि आप क्या लो, लेकिन जो सबसे स्टैंडर्ड सिंबल होता है वो होता है न्यू। ओके, क्लास 9th में आप एन या एफ भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्लास 11 12th में जाते हैं या फिर हायर स्टडी करते हैं, ठीक है, हायर क्लासेस में आपको न्यू से ही डिनोट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को। ओके, तो अभी से आप इसी की हैबिट डाल लीजिए। तो चलते हैं अगली स्लाइड में, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, सो टाइम पीरियड का सिंबल होता है, देखिए यहाँ पर इनके बीच रिलेशन होता क्या है। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर वाइस वर्सा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर टी इक्वल टू बोल सकते हैं 1/न्यू, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं, वेट ये क्या हो गया, हाँ, न्यू
वेट, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, न्यू इक्वल टू 1/t भी हम न्यू इक्वल टू 1/t भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी की एक यूनिट क्या हो सकती है, 1/t। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t और टी की यूनिट होती है सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो सकती है, 1/सेकेंड, हाँ या ना, 1/सेकेंड। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, वेट। ओके, हम प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। देखिए, तो मैंने देखा यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/t। इसकी सॉरी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, तो इसकी एसआई यूनिट होगी 1/सेकेंड। तो हम हर्ट्ज को हम 1/सेकेंड के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताओ, तो आप हर्ट्ज भी बोल सकती हैं या फिर 1/सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1/सेकेंड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। इज इट क्लियर, सेकेंड इनवर्स। तो आप 1/सेकेंड बोलिए या फिर सेकेंड इनवर्स बोल दीजिए या फिर हर्ट्ज बोल दीजिए, ऑल आर करेक्ट। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन। अच्छा हाँ स्टूडेंट, जैसे ही हमारा फर्स्ट स्लाइड में साउंड का सारा कोर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि साउंड के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, जो कि ओलंपियाड, एनटीएससी, एनएसटीएससी जैसे हाई लेवल एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, तो न्यूमेरिकल के लिए मैं एक अलग सा वीडियो लूंगा। जो स्टूडेंट वो न्यूमेरिकल करना चाहते हैं वो अगला वीडियो देख सकते हैं, और जो नहीं करना चाहते, सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ना चाहते हैं, वो इसी वीडियो को पूरा देख लेंगे। ओके, इस वीडियो में मैंने सिर्फ एक वन शॉट वीडियो है, तो इसमें मैं न्यूमेरिकल वगैरह नहीं कराऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स था वो है, वेट, जो हमारा नेक्स्ट फोर्थ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो था वेव लेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं लैम्बडा। इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, LAMBDA, लैम्बडा। ओके, कहीं लिखना नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए, अगर ये हमारे पास एक वेव है, तो कोई वेव अगर एक साइकिल कंप्लीट करता है तो वो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है। एक साइकिल कंप्लीट करने के दौरान वो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करता है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ, यानी कि लैम्बडा। ओके, जैसे कोई वेव है, सपोज देखिए यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह से वाइब्रेशन किया कि ये एक साइकिल कंप्लीट करने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इसका नाम ही है वेव लेंथ, वेव का लेंथ, लेंथ ऑफ वेव। तो ये वन वेव है, इस वेव की लेंथ को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ। बड़ा सिंपल सा है ना। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या हो सकती है स्टूडेंट, सोचिए सोचिए। चलो मैं बता देता हूँ, ये भी तो एक तरह का लेंथ है ना। तो लेंथ कोई भी हो, कैसा भी हो, उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। उसकी यूनिट होती है मीटर। लेकिन वेवलेंथ के लिए ज़्यादातर एक अलग यूनिट बार बार यूज की जाती है। ठीक है, उस यूनिट का नाम है एंगस्ट्रॉम। उसका नाम है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में वेवलेंथ को बार बार यूज किया जाता है। तो मैं आपको एंगस्ट्रॉम और मीटर में रिलेशन बता देता हूँ। वन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को इस तरीके से डिनोट करते हैं, एक का ऊपर है आप एक जीरो लगा दीजिएगा, ये कहलाता है वन एंगस्ट्रॉम। वन एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। या फिर अगर सेंटीमीटर में कहना हो, अब बोल सकते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। याद रखेंगे, फॉर्मूला बहुत बार काम आता है, और जो मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ उसमें ये फॉर्मूला को मैं बार बार यूज करूंगा। तो ये आपका हुआ वेवलेंथ कंप्लीट। अगली स्लाइड में हम देखते हैं स्पीड ऑफ द वेव। अगली स्लाइड में हम देखते हैं फिफ्थ, स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड क्या होता है, तो स्पीड का ऐसा कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, हम सब जानते हैं। स्पीड होता है नॉर्मली डिस्टेंस बाय टाइम, और किसी वेव का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, एज वी नो दैट, है ना। अभी मैंने क्या पढ़ा, देखिए लास्ट स्लाइड में,
अगर मैं वेवलेंथ बोलूँ, वेवलेंथ क्या है? एक तरह का डिस्टेंस ही तो है। वेव का क्या है ये? डिस्टेंस है। वेव का है ये डिस्टेंस। तो इसी तरीके से अभी इस अभी मैं क्या देखूंगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? वेवलेंथ बाय टाइम। वेवलेंथ बाय टाइम, यहीं से एक फॉर्मूला भी हमें मिल जाएगा। स्पीड को अगर एस से डिनोट करें, वेवलेंथ को लैम्डा से और टाइम को टी से, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो गया? लैम्डा बाय टाइम। या फिर 1/t क्या कहलाता है? न्यू फ्रीक्वेंसी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। यस और नो? टेल मी। वेवलेंथ। स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एस इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है। इस फॉर्मूले पर भी मैं आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूं अगली स्लाइड में। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में ना मैं आपको तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाने वाला हूँ। एक कहलाती है लाउडनेस। लाउडनेस। एक होती है पिच या श्रिलनेस बोलते हैं, पिच या श्रिलनेस। एंड थर्ड होता है क्वालिटी। क्वालिटी जिसे हम कहते हैं टम्बर। ओके। इसे लिखते हैं टिम्बर लेकिन पढ़ते हैं इसे टम्बर। ओके। तो लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, हम तीनों की एक एक करके बात करते हैं। इसी छोटे से स्पेस में आपको मैं तीनों कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। लाउडनेस। देखिए, लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। मैंने आपको बताया कि जैसे आपके पास अगर दो साउंड है, सपोज एक साउंड है, देखिए ये, और एक साउंड है ये। आप मुझे बताइए दोनों साउंड में एम्पलीट्यूड किसकी ज़्यादा है? ऑब्वियसली इस वाले साउंड की एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, इसकी एम्पलीट्यूड कम है। जिस साउंड की एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी उस साउंड की लाउडनेस ज़्यादा होगी। इट मीन्स लाउडनेस लाउडनेस जो है वो किस पे डिपेंड करता है? लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। और याद रखिएगा, जिस साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो उतने ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा। तो नॉर्मली अगर लड़कों की आवाज़ होती है, लड़कों या मैंस की जो आवाज़ होती है वो उनमें लाउडनेस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स साउंड। ओके। लड़कियों के साउंड की लाउडनेस कम होती है, लड़कों के साउंड की लाउडनेस ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लड़कों की आवाज़ का जो वेव होता है, साउंड वेव होता है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। अब अगर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा। मतलब कि अगर एक लड़के और लड़की में से कोई चिल्लाते हैं, ज़्यादा दूर तक आवाज़ किसकी जाएगी? ऑब्वियसली लड़की की आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाएगी। लाउडनेस को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं डेसिबल। यानी कि लाउडनेस को डेसिबल यूनिट में मेज़र किया जाता है, जिसे डीबी से डिनोट करते हैं। ठीक है। डिफरेंट साउंड की लाउडनेस अलग अलग हो सकती है। सबसे कॉमन है कि जैसे हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं या फिर जिस आवाज़ में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कॉमन सी जो आवाज़ है ये लगभग होती है 60 डेसिबल। बट अगर इंडस्ट्री में, कोई फैक्ट्री में कोई बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, या फिर ट्रेन सामने से गुजर रहा हो, या हवाई जहाज़ गुजर रही हो, तो वहाँ पे उनकी साउंड की लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके। तो किस साउंड की लाउडनेस कितनी होती है, इसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ फॉर्म में आपको मैं एक नोट्स दे दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के साउंड की लाउडनेस कितनी होती है। आप तो बस इतना समझो कि लाउडनेस को डेसिबल यूनिट में मेजर किया जाता है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, और लड़कों की आवाज़ की लाउडनेस ज़्यादा होती है। ट्रस्ट में, जो मैं बता रहा हूँ ना कॉन्सेप्ट, इसके बाहर आपसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। लाउडनेस को ही इंटेंसिटी टर्म से भी जाना जाता है। हालांकि लाउडनेस और इंटेंसिटी में माइनर सा डिफरेंस भी है, बट आप शॉर्ट में कह सकते हो कि यस, लाउडनेस और इंटेंसिटी सेम है। ओके। माइनर सा डिफरेंस होता है बट वो हायर क्लासेस की चीज़ें हो जाती है, इट्स नॉट कंपलसरी। ओके। चलो, अब अगला मैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखता हूँ, पिच। ये पिच क्या होता है? वेट। ओके। सो अब है हमारा, वेट वेट, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। ओके।
सो नेक्स्ट जो हमारा है स्लाइड वो है पिच। सेकंड है हमारा पिच। पिच को ही हम कहते हैं श्रिलनेस। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि लाउडनेस डिपेंड्स करती है एम्पलीट्यूड पे, उसी तरीके से जो पिच होती है, पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। आपके पास मैं दो वेव बना रहा हूँ, आप कंपैरिजन करना दोनों में क्या अंतर है। एक वेव ये है और एक वेव है, आप ध्यान दीजिएगा इस दोनों वेव में, ये वेव नंबर 1 है और ये वेव नंबर 2 है। आप ध्यान देंगे कि फर्स्ट वाले वेव की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है। एक स्पेसिफिक टाइम पे ये वेव जो है वो बहुत फास्ट रिपीट कर रहा है ना, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली कम है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उस साउंड की पिच ज़्यादा होती है, उस साउंड की पिच ज़्यादा होती है। इट मीन्स पिच डिपेंड्स ऑन, पिच डिपेंड्स ऑन व्हाट, फ्रीक्वेंसी। आप मेरे एक एक वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, सारे वर्ड्स इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पिच होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि जिसके साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके साउंड की पिच ज़्यादा होगी। ओके, अगर कोई एग्जांपल देखना हो तो आपको मैं बता दूं कि जो गर्ल्स की आवाज़ होती है ना, गर्ल्स की आवाज़, उनके साउंड की पिच ज़्यादा होती है, उनकी साउंड श्रिल होती है। अगर आप बर्ड्स की आवाज़ सुनो, चिड़िया, तो जो बर्ड्स की आवाज़ भी होती है ना, उसमें भी श्रिलनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, उस उनके साउंड में भी पिच काफ़ी ज़्यादा होता है। तो गर्ल्स की आवाज़ ले लीजिए, बर्ड्स की आवाज़ ले लीजिए, उनकी पिच ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। पिच एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से जो एम्पलीट्यूड था वो सिर्फ एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सो ये मैंने आपको पिच बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड। दिस इज थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ओके, थर्ड है, थर्ड है हमारा क्वालिटी। क्वालिटी ये एक अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे टिम्बर भी कहते हैं, टम्बर। देखिए, जैसे अभी क्या था, एम्पली लाउडनेस था जो डिपेंड कर रहा था एम्पलीट्यूड पे, और जो पिच था वो डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन तब क्या होगा जब दो ऐसे साउंड हो जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो, जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो। देखिए यहाँ पर दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है और दोनों की लगभग फ्रीक्वेंसी भी क्या है, फ्रीक्वेंसी भी लगभग सेम है। तब क्या करेंगे, तो वहां पर दो साउंड को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। सो क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी किसी भी साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसमें कि हम दो डिफरेंट साउंड को हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। कब, जब उनकी पिच भी सेम हो और उनकी लाउडनेस भी सेम हो। जैसे कि अगर आपके पास ये दो वेव आपको दिख रहा है, इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। ये दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं। अगर मैं आपके सामने एक वेट, अगर मैं आपके सामने एक ऐसा वेव बनाऊं जो कि देखिए, मैं आपके सामने दो वेव बना रहा हूं, एक वेव है और एक और वेव है। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, क्या इस दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है? आपका आंसर आएगा यस सर सेम है। क्या ये दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है? हाँ, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। लेकिन ये दोनों साउंड अगर आप सुनेंगे ना तो आपको सुनने में दोनों साउंड अलग अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साउंड का वेव फॉर्म अलग है। ये दोनों साउंड क्यों एक दूसरे से अलग है? क्योंकि दोनों साउंड का ये जो शेप है ना, इसे कहते हैं शेप ऑफ साउंड। ये क्या है, शेप ऑफ वेव या शेप ऑफ साउंड, इसे बोलते हैं वेव फॉर्म, इसे बोलते हैं वेव फॉर्म। दोनों वेव, दोनों साउंड का जो वेव फॉर्म है वो क्या है, अलग है। इसकी वजह से दोनों साउंड सुनने में सेम लगता है। ओके, यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से हम आंख बंद करके भी किसी की आवाज सुन के हम ये बता देते कि ये आवाज किसकी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं बोलता हूँ हेलो, और सेम स्पीड में, सेम पिच के साथ, सेम लाउडनेस के साथ एक और पर्सन आपको बोलता है हेलो, लेकिन आप पहचान जाएंगे कि दोनों आवाज दो डिफरेंट पर्सन की है। क्यों पहचान लेते हैं? जस्ट ड्यू टू वेव फॉर्म। ओके, सो क्वालिटी की वजह से हम दो डिफरेंट साउंड के बीच में इजिली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको क्वालिटी क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
इसे टम्बर भी कहते हैं। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी गाना है जो कि आप एग्जांपल के लिए समझ लो कि कोई गाना अरिजीत सिंह ने गाया है ना? तो आप उसकी आवाज़ समझ जाते हैं। आपको गाना सुनते ही आप बता सकते हो कि हाँ, ये आवाज़ अरिजीत सिंह की है। लेकिन अगर आपको सेम गाना, सेम टोन में, सेम म्यूजिक में हनी सिंह गाते हुए आपको सुनाई दे, आप इज़िली आपको गाना सुनने में थोड़ा अलग लगेगा, है ना? दोनों ही अपनी-अपनी जगह पे ठीक है, दोनों की आवाज़ सही है, दोनों को हम पसंद करते हैं। लेकिन आप ये बता पाओगे कि नहीं, ये आवाज़ हनी सिंह की और ये आवाज़ अरिजीत सिंह की है। क्यों? क्यों बता पा रहे हो आप? क्योंकि दोनों की लाउडनेस तो सेम है, दोनों का पिच भी सेम है, फिर आप क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि दोनों का जो वेव फॉर्म है वो क्या है? अलग है। तो आई होप कि आपको क्वालिटी और टिम्बर भी समझ में आ गया होगा, है ना? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आई नो, बट मैं क्या करूँ? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट छोड़ भी तो नहीं सकता ना, आपको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जल्दी से हम पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बहुत इजी सा टॉपिक है। क्या होता है, किसी सरफेस से अगर कोई साउंड आता है, कोई कहीं से एक साउंड सोर्स है, वो आ रहा है, आते आते किसी सोर्स से वो टकरा रहा है, तो टकराने के बाद वो साउंड क्या होगा, उसी मीडियम में डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाएगा। तो बाउंस बैक ऑफ साउंड व्हेन स्ट्राइक ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। किसी सरफेस से अगर कोई साउंड आ रहा है टकरा के वापस जा रहा है, आ रहा है टकरा के वापस जा रहा है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इको। आप सब इको पॉइंट पे गए भी होंगे, आपने इको पॉइंट देखा होगा, वहां पे जब हम कुछ चिल्लाते हैं, कुछ वर्ड्स बोलते हैं, तो आवाज क्या होती है, रिपीट होती है। वो सारे जो साउंड है वो रिपीट होकर के हमें वापस सुनाई देता है, इसे हम कहते हैं इको, ठीक है? तो इको इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कई बार क्या होता है कि इसका और मैं कुछ एग्जांपल बताना चाहता हूँ, आगे चल करके मैं एक डिवाइस पढ़ाऊंगा आपको, सोनार। सोनार में भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कॉन्सेप्ट का यूज होता है, ठीक है? या फिर अगर मैं बैट्स की बात करूँ, इंसेक्ट में जो बैट है उस वो भी यूज करता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, और हम सब करते हैं, ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एक ऐसा फिनोमिना है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब अपने लाइफ में यूज करते ही हैं, ठीक है? तो इको के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बाद एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कई कई बार क्या हो जाता है ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कई बार क्या हो जाता है कि जैसे एक कमरा है, यहाँ पे एक पर्सन है, वो ना कुछ चिल्ला रहा है, ये बच्चा ना कुछ चिल्ला रहा है, आवाज निकाल रहा है। अब ये आवाज इस दीवार से भी जा करके टकरा के वापस आएगी, ये इस दीवार से भी टकरा करके वापस आएगी, इस दीवार से भी टकरा करके वापस आएगी, है ना? तो एक साथ यहाँ पे आवाज जो है वो गूंजने लगता है, यहाँ पर होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जब एक साथ बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हो, इसे कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, ठीक है? रिवर्बरेशन में यही होता है कि जब कभी हम देखते हैं कि कभी हमारे घर में पेंट वगैरह होना होता है, सारा सामान जब हम निकाल देते हैं, या किसी नए घर में हम जब एंटर करते हैं जहाँ पे कुछ सामान ना हो, खाली खाली कमरा हो, तो हम जो भी बोलते हैं ना, हमारी आवाज़ गूंजती है। वो क्यों गूंजती है? जस्ट ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? रिवर्बरेशन। इसलिए बड़े बड़े हॉल ऑडिटोरियम में भी आवाज़ें जो है वो क्या होती है? गूंजती है। तो हालांकि रिवर्बरेशन का पूछा जाता है कि अगर ये रिवर्बरेशन हो रहा हो तो काफ़ी गलत बात है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी क्लियर सुनाई नहीं देगा। लेकिन जब आप कभी सिनेमा देखने जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत बड़ा सा ऑडिटोरियम वगैरह हो, बहुत बड़ा सा हॉल होता है, लेकिन वहाँ पर तो आपको रिवर्बरेशन सुनाई नहीं देता, आवाज़ बहुत क्लियर सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि रिवर्बरेशन से बचने के लिए जो सरफेस है ना, वो सरफेस को थोड़ा कर्व बनाया जाता है इस तरीके से। मैं सारे टॉपिक पर एक डिटेल्स वीडियो भी डालूंगा। जैसे रिवर्बरेशन पे मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा 10 to 15 मिनट का, उसमें आपको रिवर्बरेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं क्वालिटी और टेम्पर पे भी एक स्पेशल वीडियो डालूंगा। दिस इज वन शॉर्ट वीडियो, इसलिए मुझे शॉर्ट में आपको बस एक रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है? तो रिवर्बरेशन से बचने के लिए हम सरफेस को क्या बनाते हैं? कर्व। तो अगर आप कभी सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हो तो आप देखोगे जो ऊपर का सरफेस है ना, वो कर्व बना होता है, ओके?
इसके अलावा भी रिवर्बरेशन को रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हम अपने घर में जो बहुत सारा जो सामान होता है, बहुत सारे सामान होते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सामान भी होता है, कर्टेन होते हैं, टेबल होते हैं, सोफ़ा होते हैं, पलंग होते हैं, वो सभी हमारे साउंड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे साउंड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब, जिस वजह से जो रिवर्बरेशन है वो नहीं हो पाता है और हमारी आवाज़ गूंज नहीं पाती है। ठीक है, तो चलो रिवर्बरेशन तो बाद की बात हो गई। रिवर्बरेशन तो हम समझ गया। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं इको के बारे में। इको, ये इको क्या होता है? इको होता है कि जब भी हम कोई कोई किसी सोर्स से अगर कोई साउंड निकल रहा है, जैसे ये कोई सोर्स है, सपोज एस एक सोर्स है, इस सोर्स से कोई साउंड निकल रहा है और आगे जाकर किसी ऑब्स्टेकल, एक बड़ा सा ऑब्स्टेकल है, किसी ऑब्स्टेकल से वो साउंड टकरा रहा है और वापस रिपीट, वो वापस बाउंस बैक होकर के, रिपीट होकर के हमें ही सुनाई दे रहा है। हम बोल रहे हैं और हमें ही ये आवाज क्या हो रहा है, सुनाई दे रहा है। इसे हम कहते हैं इको। ठीक है, इको के लिए सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए लगभग 17.2 मीटर, लगभग लगभग 17.2 मीटर होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए 17.2 मीटर, इसके पीछे भी कारण है। ये सब हम और डिटेल्स में इको के बारे में पढ़ेंगे, बट अगर आपसे कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है, ये आंसर में भी अलग हो सकता है। हर बुक में, किसी बुक में ये 16, किसी बुक में ये जो टॉपिक है वो 16.5 दिया होता है। ठीक है, किसी बुक में ये 17 मीटर दिया होता है, किसी बुक में ये 16.8 भी दिया होता है। तो हर बुक में इको सुनाई देने के लिए सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस अलग अलग दी हुई होती है। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी अगर कोई आवाज निकल रही है और सामने एक ऑब्स्टेकल इतनी डिस्टेंस पर है, तो डेफिनेटली वहां पर हमें इको सुनाई देगा। लेकिन हाँ, अगर डिस्टेंस काफी कम है, जैसे 10 मीटर 12 मीटर, तो वहां पर हमें इको सुनाई नहीं देता है। ठीक है, तो चलिए इको हो गया। इसके बाद हमें पढ़ना था, वेट, इसके बाद हमें पढ़ना है अलग टाइप का वेव। वेट, अब हमें पढ़ना है इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड। देखिए इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है? इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है? इंफ्रासोनिक साउंड एक ऐसा साउंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो। एक होता है सोनिक साउंड। सोनिक साउंड, सोनिक साउंड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और एक होता है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। अच्छा, ये जो इंफ्रासोनिक साउंड है और अल्ट्रासोनिक साउंड, ये दोनों इनऑडिबल होता है, हम इस साउंड को सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सोनिक साउंड होता है वो हमारे ह्यूमन के लिए ऑडिबल होता है, मतलब हम सोनिक साउंड को ही सुन पाते हैं। मतलब हम जो इंसान हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड को ही सुन पाते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड, और इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? जब अर्थक्वेक आता है ना, अर्थक्वेक, तो उस वक्त भी बहुत फास्ट वेव प्रोड्यूस होती है और वहां से साउंड भी रिलीज होता है। वो साउंड होता है इंफ्रासोनिक साउंड। हालांकि वो काफी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए हमें वो सुनाई नहीं देता है। इसी तरह अगर मैं अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करूं, तो ये भी ज्यादातर जो बैट्स हैं, इंसेक्ट में अगर मैं बात करूं, बैट्स, ओके, सो बैट्स जो है वो अपने बॉडी से अल्ट्रासोनिक साउंड को रिलीज करता है। ठीक है, वो क्यों रिलीज करता है, वो नेचुरली है, उसके पीछे कारण है, वो हम आगे चल करके उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बैट्स अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज करता है। इवन हम अल्ट्रासोनिक साउंड को रिलीज कराने के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल टेक्निक भी यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम अल्ट्रासोनिक की बात करेंगे। अगर मैं एनिमल में डॉग की बात कर लूँ, कुत्ते, डॉग, तो डॉग जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड भी सुन पाता है, सोनिक साउंड भी सुन पाता है और अल्ट्रासोनिक साउंड भी सुन पाता है, क्योंकि उनकी जो रेंज होती है ना वो काफ़ी अलग होती है। उनकी रेंज होती है 15 हर्ट्ज से 50,000 हर्ट्ज। तो 15 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से कम हुआ, मतलब वो इंफ्रासोनिक भी सुन पा रहा है, और इंसान वाला तो साउंड सुन ही लेता है, और साथ में हम 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड को नहीं सुन पाते, लेकिन डॉग इसके ऊपर के साउंड को भी सुन पाता है। तो कई बार क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में
ये कौन सा एनिमल है जो तीनों तरह के साउंड को सुन पाता है? तो आंसर होगा डॉग। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगला जो हमारा टॉपिक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और थैंक यू कि आप अभी तक पेशेंस के साथ बने हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा वीडियो समझ में भी आ रहा होगा, है ना? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम भी हो रही हो तो भी, आप डाउट भी हो तो आप डेफिनेटली हमसे पूछिए, ठीक है? डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, जो लास्ट स्लाइड में मैंने पढ़ा था अल्ट्रासोनिक साउंड, और मैंने बताया था कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड है वो ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसके हम एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ओके, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। देखो, अल्ट्रासोनिक साउंड के ना बहुत ज़्यादा यूज़ होते रहते हैं। पहले तो एक इसका यूज़ इम्पॉर्टेंट ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जो बैट्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट जैसे बैट, बैट अपने रात में, क्योंकि उनको रात में दिखाई नॉर्मली देगा नहीं, तो वो अपने फूड को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं। तो बैट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कुछ ऐसे डिवाइस हम यूज़ करते हैं जैसे सोनार, जिसके बारे में मैं इसके बाद में भी समझाने वाला हूँ। सोनार एक डिवाइस है, इसमें भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है? टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ सी, या फिर जैसे कोई भी शिप वगैरह जो समुद्र में जो जाता रहता है, उनको अगर कभी शिप समुद्र की अगर डेप्थ निकालनी होती है, सी की उनको गहराई निकालनी है, या फिर उसके नीचे अगर कोई आइसबर्ग्स है, अगर उसकी डेप्थ निकालनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड का। किस तरीके से, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ ना मेडिकल साइंस में भी होता है, सोनोग्राफी करने के लिए, है ना? मेडिकल साइंस में भी इसका यूज़ होता है अल्ट्रासोनिक साउंड का। इससे कि ईज़िली फोएटस, बॉडी में जो फोएटस होता है, फीटस से हम ये पता कर पाते हैं कि जो ऑफ़स्प्रिंग है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनके जो उनका जो होने वाला जो बच्चा है वो हेल्दी है कि नहीं, उसकी बॉडी में कोई एबनॉर्मलीज़ तो नहीं है। ये सब पता करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। ओके, सो मेडिकल साइंस में भी इसका यूज़ है। इसके अलावा अगर बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री में मैं बात करूँ, तो इंडस्ट्री में जो मेटल के पाइप्स वगैरह बनते हैं ना, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री में, उस पाइप में क्रैक्स वगैरह है कि नहीं है, उस क्रैक्स का पता करने के लिए भी, टू डिटेक्ट टू डिटेक्ट फॉल्ट और क्रैक्स ऑफ मेटल पाइप। ओके, ये सब पता करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी इसके और भी यूज़ हैं, जैसे कि कई बार कुछ मशीनरी पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो पार्ट, कुछ स्क्रू वगैरह होते हैं, जिसको क्लीन वगैरह का भी करना हो, तो उसको क्लीन करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज किया जाता है। क्योंकि इतने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट को ना ईजिली हम हाथों से या फ्रीली हम उसको क्लीन नहीं कर पाते, तो उनको क्लीन करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, तो ये भी हम इसका एप्लीकेशन देख लिए। तो ये हुआ हमारा एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोनार। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, सोनार। सोनार, सोनार स्टैंड्स फॉर, मैंने अभी इसका नाम पूरा बता दिया, सोनार इज एक्रोनिम, और सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, SONAR। इससे क्या बनता है? सोनार। इसका यूज़ क्यों किया जाता है बेटा? देखो बच्चों, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि सोनार एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है। सोनार इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू डिटेक्ट द डेप्थ ऑफ सी, या फिर सी बेड। कोई भी समुद्र है, उसकी अगर डेप्थ निकालनी हो, तो डेप्थ निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है, सोनार का यूज किया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा अगर कोई शिप है तो उसके नीचे सोनार लगा हुआ होता है, उसी शिप में सोनार लगा होता है। सोनार ये भी हेल्प करता है ये बताने के लिए कि अगर कोई शिप जा रही है तो नीचे कोई
जो दुश्मन का है वो सबमरीन वगैरह तो नहीं है, कोई आइसबर्ग्स तो नहीं है, सीबेड की डेप्थ तो पता करना ही है, ठीक है? तो इस तरह से ज़्यादातर सोनार जो डिवाइस है उसका यूज़ किया जाता है, किसी भी चीज़ों को नेविगेट करने के लिए, आस-पास की चीज़ों का पता लगाने के लिए। अब ये कैसे डिटेक्ट करता है इसके बारे में चलिए समझते हैं। देखो, जैसे कि एक अगर हमारे पास ये शिप है और शिप के नीचे एक सोनार लगा हुआ है। सपोज़ ये शिप है, इसके ऊपर भारत का झंडा लहरा रहा है, ठीक है? तिरंगा। और ये है अपना सपोज सी, और ये है नीचे सी बेड। इसकी अगर हमें डेप्थ निकालनी है तो यहाँ पर ये जो सोनार लगा हुआ है इसका ये होता है ट्रांसमीटर और ये होता है इसका रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या करता है, अब एक अल्ट्रासोनिक साउंड को सिग्नल को भेजता है। अगर नीचे कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो साउंड वापस लौटता है और उस साउंड को जो रिसीवर होता है वो डिटेक्ट कर लेता है। ये साउंड आया और उसको डिटेक्ट कर लिया रिसीवर। इसके आने और जाने में टोटल टाइम लगा होगा, हाँ या ना? टाइम लगा होगा, सही बात है। अच्छा, ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड है इसकी कुछ स्पीड भी होती होगी, स्पीड एस, टाइम पता चल गया। तो क्या स्पीड और टाइम की हेल्प से हम इसके बीच का डिस्टेंस पता नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्टेंस का फ़ॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन डिस्टेंस देखो ये कितना बताएगा, डिस्टेंस आ रहा है और डिस्टेंस जा रहा है, यानी डिस्टेंस 2 टाइम्स काउंट हो रहा है। यानी 2 इंटू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस का फ़ॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम बाय 2। स्पीड इंटू टाइम बाय 2, ये होता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ सी। क्लियर है? इस फॉर्मूले से भी हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको साउंड चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट ओलंपियाड लेवल के, इंटरनेशनल ओलंपियाड लेवल के सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है? तो ये रहा अपना वीडियो, जिसमें कि मैंने साउंड के सारे कॉन्सेप्ट्स करा दिए हैं। हाँ, एक टॉपिक हमारा रह गया है, ह्यूमन ईयर। वो हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ह्यूमन ईयर बताने में ऑलरेडी उसको बहुत डिटेल्स में पढ़ाना पड़ेगा और इससे वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ह्यूमन ईयर के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है? तो आज इतने क्लास तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल सॉल्व इट। ओके, सो थैंक यू।